Welcome to Resonance. This is Shishir Mittal, and I'm just about to give you a sample talk on what to deliver, what to speak while speaking for a pre-placement talk in a campus. हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट का सीजन शुरू हो चुका है और जब हम कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे तो प्री प्लेसमेंट टॉक बड़ी क्रूशियल होती है। प्री प्लेसमेंट टॉक मतलब एक तरह से कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने ये देखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे आईटी के कैंपस में आती थी, उनके जो टॉप नॉच लोग थे वो बकायदा आकर टॉक डिलीवर किया करते थे। वी हैड वंस कुमार मंगलम बिरला हिमसेल्फ हु वॉक्ड इन द कैंपस एंड गेव अ टॉक अबाउट द बिरला ग्रुप। तो जब आप देख सकते हैं कि इस तरह का महत्व होता है प्री प्लेसमेंट टॉक का, कई बार जो बहुत अच्छे टॉप नॉच प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। तो जिस तरह की इमेज हमारी कंपनी की बनती है, जिस तरह की ब्रांडिंग हमारी कंपनी की होती है, वो एक बड़े अलग स्तर की होती है। अभी जब हम रेजोनेंस के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं कैंपसेस में, तो हम ध्यान रखें कि भले ही जिन बच्चों को हम ये टॉक दे रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स को, जिन एप्लीकेंट्स को हम ये टॉक दे रहे हैं, वो सारे के सारे लोग हो सकता है हमारी इंडस्ट्री को ज्वाइन न करें। इनफैक्ट अगर आप 50 लोगों को ये टॉक देंगे तो हो सकता है उसमें से 2 या 3 लोग ही सिलेक्ट हों और शायद कोई भी ज्वाइन ना करे या हम किसी को भी ना लें, लेकिन वो सब के सब आपकी टॉक सुनेंगे। अपनी जिंदगी के 10, 15, 20 मिनट वो आपको देंगे। तो ये टॉक इतनी शानदार, इतनी एंगेजिंग और इतनी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। वो एक रूटीन एक्सरसाइज बन के न रह जाए कि हम एक के बाद एक पावर पॉइंट स्लाइड चलाते जा रहे हैं और बच्चे बोर्डम के साथ सुनते जा रहे हैं और वो इस इंतजार में हैं, घड़ी देख रहे हैं कि कब ये बोलना बंद करे और हम जाके टेस्ट लिखें और हमारी प्री प्लेसमेंट की एक्टिविटी या प्लेसमेंट की एक्टिविटी चालू हो। टॉक अपने आप में एक प्रोडक्ट है जो आपको इस तरीके से डिलीवर करना है कि सुनने वाला बहुत ही रुचि और दिलचस्पी के साथ न सिर्फ उसे सुने, बल्कि उसके सुनने के साथ साथ उसके मन में जो उठने वाले प्रश्न हैं उनका उत्तर भी उसे मिल जाए। अगर ये हो जाता है तो हम कहेंगे कि टॉक बहुत अच्छी दी गई और अपनी एफिशिएंसी आपको खुद अपनी ऑडियंस की आंखों में दिख जाएगी। जब आप ये टॉक बंद करेंगे, आप देख सकते हैं अगर स्टूडेंट्स की अपेक्षा है कि अभी कुछ और बोला जाएगा या वो और कुछ सुनने के लिए अभी भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप मान सकते हैं कि टॉक अच्छी गई। और अगर वो बीच में ही रेस्टलेस हो रहे हैं, उनकी दिलचस्पी इस मामले में है कि अभी टॉक खत्म हो और हम अपना रिटन टेस्ट लिखने जाएं, तो फिर हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा स्टॉक को और पॉलिश करने की आवश्यकता है। एक सैंपल के तौर पर मैं प्री प्लेसमेंट टॉक एक रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर मैं इन कैंपसेस में जाता और इन टॉक्स को लेता तो ये किस तरह की होती, अपने हिसाब से मैं एक रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूं। इसमें से जो हिस्सा आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए, कुछ अच्छा ना लगे तो अपनी तरह से डिलीवर कर दीजिए और सब कुछ अच्छा लगे तो पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मेरी ओर से दी गई एक सजेशन है, मेरी ओर से दिया गया एक सजेशन है। इट इज फॉर योर एडवांटेज, नथिंग एल्स। वी आर स्टार्टिंग द प्री प्लेसमेंट टॉक। एक बात और, लैंग्वेज वो जिससे आप कंफर्टेबल हो। इंग्लिश चलेगी, शानदार है। हिंदी और भी चलेगी, और भी शानदार है। हिंदी इंग्लिश मिक्स, जो चाहिए वो चल जाएगा, बशर्ते टॉक फ्लुएंट हो, एंगेजिंग हो। राइट? सो लेट्स बिगिन। I welcome you all to this beautiful world of resonance, and I am XYZ, अपना नाम ले लीजिए, and I am presenting here a pre-placement talk about resonance. जब आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम रेजोनेंस का एक प्री प्लेसमेंट एक्टिविटी यहाँ कर रहे हैं या अपनी ग्रेजुएशन के पहले कैंपस में हम रिक्रूट करने आए हैं, तो थोड़ा सा ये स्टॉक में हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, आपके करियर के बारे में बताएंगे, एंड फाइनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रूशियल थिंग व्हिच यू आर प्रोबेबली लुकिंग फॉरवर्ड टू। हाउ मच मनी कैन यू मेक, व्हाट वुड बी द लाइक ऑफ करियर, या व्हाट वुड बी द काइंड ऑफ करियर व्हिच यू कैन फाइंड विद रेजोनेंस, विद एजुकेशन इंडस्ट्री और विद द टेस्ट प्रेप सेगमेंट एज पीपल आर नाउ कॉलिंग दिस सेगमेंट। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस फिलहाल आज की तारीख में रेजोनेंस एक लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है which coaches the students for IIT JEE, for medical entrance exams, for JEE Advanced as well as JEE Mains। इसके अलावा NTSC, Olympiads, KVPY, बहुत सारे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो स्टैंडर्ड 8 से स्टैंडर्ड 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के सेगमेंट में होते हैं, इन स्टूडेंट्स पर फोकस करते हुए इनकी तैयारी कराता है रेजोनेंस। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो हमारा एक इंडिपेंडेंट विंग है जिसके ऊपर वो काम करता है। कॉमर्स
के एग्जाम्स में, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स पर भी हमारा एक अच्छा फोकस है और हमारे कई सेंटर्स अब इसको भी ऑफर करते हैं एंड इट इज इमर्जिंग एज अ पैरेलल एक्टिविटी इन ब्रांड रेजोनेंस। लेकिन जब हम इस इंजीनियरिंग कैंपस में आए हैं तो हमारा मेन फोकस रहेगा साइंसेस के लिए रिक्रूट करना। तो द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फ्रॉम दिस कैंपस नेचुरली विल बी टीचिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। पहली बात, रेजोनेंस क्या है, हमारा क्या ब्रांड साइज है, कितना मैग्नीट्यूड है, कितने सेंटर्स हैं। लगभग 29 शहरों में हम उपस्थित हैं। 60 से अधिक सेंटर्स हैं जहां पर रेजोनेंस की कोचिंग ऑफर करी जाती है और 75,000 से ज्यादा विद्यार्थी हैं जो हर वर्ष हमारे पास पढ़ने आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक कोई छोटा मोटा ट्यूशन सेंटर नहीं है, ये एक अच्छे खासा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है और हमारी प्रेजेंस बहुत सारी जगह, एक पैन इंडिया प्रेजेंस है, आप बाकायदा देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो जनरल डिटेल्स हैं, ब्रोशर आपके पास है, रूटीन डिटेल्स आपको ब्रोशर में बहुत खूबसूरती के साथ मिल जाएंगे। डेटा आप वहां से देख सकते हैं, उसको यहां पर प्रेजेंट करके आपको बोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा मेन फोकस जो इस समय रहेगा वो रहेगा कि हमारे मतलब व्हाई शुड यू जॉइन एन इंस्टीट्यूट लाइक रेजोनेंस। अभी जब आप अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर रहे हैं, इस पॉइंट पर आपको रेजोनेंस जैसे किसी इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, कोचिंग इंडस्ट्री या एजुकेशन की फील्ड में आना ही क्यों चाहिए, और कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए ये फील्ड सुटेबल है, इस फील्ड की खासियत क्या है, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। I think this will be something which is going to interest you more, which is going to be very, very relevant for you. So let me talk about this. First of all, teaching is not everybody's cup of tea. पढ़ाना हर एक के वश की बात नहीं है। हो सकता है ये थोड़ा सा शॉकिंग लगे, आपको लगे कि हम तो यहां पर पढ़ाने के जॉब के लिए आए हैं, तो शायद रिक्रूटर्स को इस तरह की बातें करनी चाहिए जिसमें हम ये कह सकें कि एवरीबडी कैन टीच एंड एवरीबडी शुड टीच। सॉरी, हैंड्स अप। जिस तरह से हर व्यक्ति गा नहीं सकता, हर व्यक्ति क्रिकेट नहीं खेल सकता, हर व्यक्ति बजा नहीं सकता, हर व्यक्ति नाच नहीं सकता, हर एक के अपने अपने शौक होते हैं, अपनी अपनी प्रतिभा होती है, उसी तरह से हर व्यक्ति पढ़ा भी नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में यह माना जाता है कि एवरीबडी कैन टीच, हर व्यक्ति को फंडे देने की आदत होती है और हर व्यक्ति किसी न किसी चीज के, भले उसे कंसेप्ट हो या न हो, कंसेप्ट अपलोड करता रहता है। ये हमारा एक कॉमन नेशनल चरित्र है। लेकिन जब हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, एक देखिए, एक होती है जनरल एजुकेशन और एक होती है प्रोफेशनल एजुकेशन। जब हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, ये एक बहुत ही सेलेक्टिव सेगमेंट है। यहां आ तो सबको ही सकते हैं, और सक्सेसफुल वही होगा जिसके मन में एक टीचर बनने की कामना होगी, एक टेस्ट होगा इस प्रोफेशन के लिए। अब ये टेस्ट है क्या चीज? सच तो ये है कि आपने भी महसूस किया होगा कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ पढ़ते हैं तो उसको ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, उसको समझाने में उनको मजा आता है, उनको जो कुछ उनके पास नॉलेज है, दे फील लाइक शेयरिंग द नॉलेज एंड दे आर एबल टू रिलेट टू द अदर पर्संस आल्सो इन अ वेरी कंफर्टेबल वे। सबसे पहला प्रीमाइस तो यही है। अगर आपके अंदर वो स्पार्क है तो इसका मतलब आपके अंदर एक रॉ टैलेंट इस बात का तो है कि हां, यू पोटेंशियली कुड बी अ गुड टीचर। अब इस चीज में कौन कौन से एडिशंस रेजोनेंस करेगा या किस किस तरीके से रेजोनेंस आपके करियर को आगे बढ़ा सकता है, इस करियर के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, एक तो इस बारे में सुन लीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर बहुत सारी भ्रम और भ्रांतियां भी पॉपुलर डिस्कशंस में प्रचलित हैं। उनमें से एक सबसे पहले तो यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये कुछ अजीब किस्म की बुरी चीजें हैं, ये कुछ ऐसा इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं जो है तो सही पर होनी नहीं चाहिए। ये बड़ा मनोरंजक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं? पहली बात, हम किसी किस्म की सेटिंग नहीं करते, हम किसी किस्म का फर्जीवाड़ा नहीं करते, हम किसी किस्म की इधर उधर की जुगाड़ नहीं करते। हमारा सिंपली वही काम है जो स्कूल्स का है, हम पढ़ाते हैं। विथ वन डिफरेंस, हम बड़ी ईमानदारी से पढ़ाते हैं और वो सब पढ़ाते हैं जो हमारे सिलेबस में होता है। कुछ खाते नहीं हैं, कुछ इधर उधर जुगाड़ नहीं करते, बच्चों को टालते नहीं, डांटते नहीं, उन्हें डाउट्स आते हैं तो समझा देते हैं और तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक बच्चा हमारे साथ कोशिश करता रहता है। तो मेनली हमें दूसरे एजुकेशनल फील्ड से क्या चीज है जो डिस्टिंग्विश करती है, वो है कटिंग एज कमिटमेंट।
हमारा बेसिक कमिटमेंट ये रहता है कि विद्यार्थी अगर हमारे पास पढ़ने आया है तो सीख कर ही जाए, और उसको सिखाने के लिए हमें जो प्रयत्न करने पड़ेंगे हम करते रहते हैं। अगर प्रेजेंटेशन सुधार कर वो अच्छे से सीख सकता है तो हम प्रेजेंटेशन सुधार रखते हैं, अगर वो लैपटॉप पे अच्छा सीखता है तो हम लैपटॉप ले आते हैं, अगर वो लैब में अच्छा सीखता है तो हम उसे लैब में ले जाते हैं, और अच्छे से ढंग से सिस्टमैटिकली जान लगाकर पढ़कर एक एक डेढ़ घंटे का अगर हम कोई लेक्चर लेने जाते हैं तो उसके लिए कम से कम 8-8, 10-10 घंटे तैयारी करते हैं, तब जाकर पढ़ाते हैं। वेल प्रिपेयर्डनेस इज अ वेरी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कोचिंग इंडस्ट्री। हमारा बेसिक सिद्धांत यह है कि बच्चे का एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो टीचर शुड बी वेरी प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड एंड शुड डिलीवर एंड कवर एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड। इररिलेवेंट टॉक्स नहीं होनी चाहिए और कोई रेलेवेंट टॉक छूटनी नहीं चाहिए। हो सकता है आपको लगे कि ये बड़ी मामूली बातें हैं और ये तो होनी ही चाहिए, सच तो ये है कि ये होनी चाहिए, पर आप भी अब तक पढ़ते रहे हैं, आपने अपनी एजुकेशन देखी है और आप ये जानते होंगे कि ये चीजें हमारे एजुकेशनल फील्ड में नर्सरी से लेकर कॉलेज एजुकेशन तक आप देख लीजिए, प्रायः हमारे एजुकेशन सिस्टम से नदारद हैं। कोचिंग इस मामले में एक बहुत ही निश फील्ड है। इसकी सबसे शानदार खासियत क्या है? हम बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाते हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, थोड़ी इंसल्टिंग लग सकती है कुछ लोगों को, मैं बाकी सब पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सारी बातें स्पष्ट रूप से बोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप अपना जीवन इसी फील्ड को समर्पित करने जा रहे हैं, या कम से कम आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आप इस फील्ड से जुड़े। तो इस फील्ड की खासियत आपको पता होनी चाहिए। अगर आप शॉर्टकट मारने के आदी हैं, if you want to make money very quickly, if you want to make money without working hard, if you want to do this just for money, this is not the field for you. आप यदि बच्चे के साथ डटकर काम करने के शौकीन हैं, यदि आप लगातार खड़े रहकर पढ़ा सकते हैं, डटकर टेबल चेयर पर बैठकर खुद पढ़ सकते हैं, लगातार पूरे फोकस और मनोयोग के साथ बच्चे के विकास के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, then and only then this is a relevant field for you, and then this field will welcome you with ओपन आर्म्स। अगर ये शिद्दत आपके अंदर है तो पूरी खुली बाहों के साथ पूरा प्रोफेशन आपको एम्ब्रेस करने के लिए तैयार है और आप इसमें बहुत सक्सेसफुल होंगे। अगर नहीं है और सिर्फ एक प्रोफेशनल कमिटमेंट के तौर पर कि एक अच्छी सैलरी मिलेगी इसके लिए आप इसमें आना चाहते हैं, आई एम वेरी सॉरी, अगर आप इस इमेजिनेशन के साथ आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है और आप इसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली जिस मॉनेटरी बेनिफिट के लिए अगर आप इसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप पाएंगे वो मॉनेटरी बेनिफिट भी आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने फील्ड में जबरदस्त एक्सपर्ट ना हो जाएं। अब ये तो थोड़ी सी डिस्करेजिंग बात हो गई। अब एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि पहली बात, ये नई फील्ड है, ये ऐसी फील्ड है जो अनसिस्टमैटिक एजुकेशन से धीरे धीरे या अनसिस्टमैटिक सिस्टम से धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। ये क्यों इवॉल्व हुई है? इसकी क्या स्टेबिलिटी है? कई बार लोग पूछते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं क्या ये स्टेबल है, क्या पूरे जीवन भर ये चलेगा? जवाब ये है, देखिए, जब तक मनुष्य है और सोसाइटी है उसको पढ़ना तो है ही, बच्चों को पढ़ाना तो हमेशा ही होगा। हम क्यों हैं? हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, और ये वैक्यूम कौन सा है कि अच्छे टीचर्स कहीं नहीं है भारत में। जो सो कॉल्ड बहुत अच्छे टीचर्स माने जाते हैं, अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री के बाहर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें और कोचिंग इंडस्ट्री के हमारे टीचर्स में एक बहुत बड़ा गैप आता है। और वो गैप इसलिए आता है कि जिस लेवल के कमिटमेंट और हार्डवर्क और एक्सपर्टीज के साथ हम अपना काम करते हैं वो एजुकेशन सेक्टर में रेयर है, और वो हमारे यहां नॉर्म है, रूटीन है, होता ही है। हमारे यहां जो टेकन फॉर ग्रांटेड है वो बाहर बहुत कम देखने में आता है। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी बातों से किसी और को बुरा लगता हो, लेकिन हकीकत यही है। और इसका सबूत क्या है? क्या ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत फेंक रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसका सबूत यह है कि भारत भर के बच्चे कोटा आते हैं पढ़ने के लिए। क्यों आते हैं? हम कोई डिग्री नहीं देते। क्या आपने ऐसा कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज देखा है जो यह घोषित कर दे कि डिग्री नहीं मिलेगी आपको? सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ने आना है। आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाए जाने की गारंटी है, लेकिन पढ़ाए जाने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको डिग्री मिलेगी। इनफैक्ट इस बात की गारंटी है कि डिग्री नहीं मिलेगी, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एक चीज होगी, आप वो सीख जाएंगे जो आप पढ़ने आए हैं। अगर कोई भी स्कूल या कॉलेज एक घोषणा कर दे, मैं गारंटी देता हूं खाली हो जाएगा, सारे बच्चे भाग जाएंगे।
कोटा अकेली ऐसी जगह है, किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे एज अ सेक्टर की बात कर रहा हूं। यह अकेला ऐसा सेगमेंट है जहां बच्चा आता है, बकायदा खर्च करता है, एक तगड़ी मोटी ताजी फीस देता है, और तब भी उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उसका सिलेक्शन होगा, पर वो ये जानता है कि उसको अच्छा पढ़ाया जाएगा। अच्छे पढ़ाए जाने भर के लिए वो देश भर से चलकर यहां आता है। तो इसका मतलब हम आपको एक ऐसे फील्ड में इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसकी इनफाइनाइट वैलिडिटी है, कोई रिटायरमेंट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आप अच्छा पढ़ाना सीख जाएंगे, अच्छे पढ़ाने के एलिमेंट्स आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, और यदि आप ये कर लेंगे तो अच्छे टीचर्स की तो हमेशा ही आवश्यकता रहती है। प्रोफेशनली आप बहुत सिक्योर रहेंगे और बहुत अच्छे अर्निंग ब्रैकेट में भी आप रहेंगे, ये अश्योर्ड है। और उसमें आपकी गारंटी आप स्वयं हैं। इसमें मेरे कहने से या किसी और के कहने से आप इस बात को मत मानिए। आप इस बात को सिर्फ इस बात में मानिए कि यदि आप में दम है, यदि आप अच्छे टीचर हैं, आपकी वैल्यू कभी समाप्त नहीं हो सकती। जब तक आप पढ़ाने में सक्षम रहेंगे तब तक। फिर इसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स और हो सकते हैं, जैसे क्या ये एथिकल है? अगर पढ़ाना एथिकल है तो हमारा फील्ड फुल्ली एथिकल है। बहुत सारी चर्चा होती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने माहौल थोड़ा बिगाड़ दिया है और इसकी वजह से डफर बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं एंड ऑल। ये सारी चीजें बहुत हद तक प्रेजुडिसेस का फल है। बच्चे जो अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कारण बिगड़ कर नहीं जाते हैं, वो तो सिर्फ इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर जो उनको पढ़ने को मिलता है वो पढ़ना नहीं चाहते। उनकी एम्बिशन किसी और फील्ड में होती है एंड दे आर फोर्स्ड टू स्टडी समथिंग एल्स व्हिच दे डोंट स्टडी, एंड इफ दे डोंट स्टडी दैट पीपल फील फ्रस्ट्रेटेड, दोज हु आर टीचिंग देम फील फ्रस्ट्रेटेड, दे डोंट फील नाइस, और फिर वो उसकी अलग अलग किस्म के एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं। ये तो हुई कोचिंग फील्ड की चर्चा। अब इसमें और कुछ हद तक इसमें आपकी सूटेबिलिटी की चर्चा। अब दूसरी चीज आती है कि व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम रेजिडेंस। रेजिडेंस से हम क्या अपेक्षा करते हैं? भाई एक अच्छा करियर, नंबर वन you can expect a very good career. Number two, you can expect very good money. Now, very good has different shades. Na? Number one, please remember, this very good moves in only if you are very good. हम ये सरकारी नौकरी वाला स्केल नहीं है। मतलब अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आपको बहुत अच्छा कॉम्पनसेशन मिलेगा, और अगर नहीं है तो सॉरी कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें कोई फिक्स्ड पे स्केल या पे ब्रैकेट्स नहीं होते। हाँ, रेंजेस या स्ट्राटास जरूर होते हैं। तो जब आप शुरू करेंगे, पे स्केल्स वगैरह आपको पहले से ही हमने अपने ब्रोशर वगैरह में स्पेसिफाई कर दिए, आपको उनका आइडिया है। पर कई बार बच्चों की एक क्वेरी रहती है कि ग्रोथ चार्ट क्या होगा, कितने टाइम बाद कितनी पे हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप देखिए, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग है वो भी ठीक ठाक और हैंडसम है। ग्रोथ चार्ट शुरू में 3, 4, 5 साल तक आप मान के चलिए, एक एवरेज ग्रोथ आप 8 to 12% की मान के चलिए। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर आप अबव एवरेज हैं तो ये भी अबव एवरेज हो जाएगी, और अगर आप बिलो एवरेज हैं तो इट विल टेंड टू 0 ऑल्सो। क्या ये एब्रप्टली बढ़ सकती है? क्या ये एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ सकती है? आज का जो सिनेरियो है, ध्यान रखिएगा, 4-5 साल बाद सिचुएशंस बदल जाएंगी तो मैं नहीं कह सकता, पर आज का जो सिनेरियो है उसमें आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक एब्रप्ट ग्रोथ अगर आप चाहते हैं वो तब तक नहीं हो सकती जब तक आप अपने सब्जेक्ट में एक रिमार्केबल एक्सपर्ट नहीं बन जाते। कितना वक्त लगेगा इसमें? अगेन ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, मतलब, और उस सब्जेक्ट में आपकी अपने टैलेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन आप मान के चलिए 3 to 5 years तो मिनिमम आपको लगेंगे बिफोर आप इस हालत में आ जाएं कि आप इंस्टीट्यूट से मुंह खोलकर कह सकें कि साहब मैं इतना अच्छा टीचर हूं तो अब मुझे एक ज्यादा सैलरी मिलनी बनती है, और जितनी मुझे मिल रही है उससे मुझे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ चाहिए। इनफैक्ट सच तो यह है कि अगर आप 3 से 5 साल हमारे साथ रहेंगे, आपको मुंह खोलकर कहने की आवश्यकता भी शायद ही पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम ऐसा है कि आपका एक अपग्रेड आ जाएगा। कितना होगा परसेंटेज में उसको परिभाषित कर पाना कठिन है। अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें तो ये काफी अच्छा रहा है। काफी अच्छे से हमारा मतलब है it has been something as beautiful and as extraordinary as even 500% also। लेकिन ये रेयर केसेस में है, रेयर टैलेंट्स के केस में है। मोटी मोटी तौर पर इंडस्ट्री फिगर आप देखें तो इवन 10% का भी एक नॉर्मल ग्रोथ रेट बहुत अच्छा और सुपर ग्रोथ रेट माना जाता है। हमारे पैरेलल में जो दूसरी इंडस्ट्रीज जिसकी ऑप्शंस आपके पास हैं, दे डोंट ऑफर यू अ कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ दिस काइंड। एवरेज ग्रोथ रेट इतना हो प्रायः ये नहीं होता। लेकिन
आप इसे अगेन 5 से 15, 20, 25% के तौर पर एवरेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक रफ रेंज मान सकते हैं। अगर आप बहुत बुरे भी हैं तो भी 4-5% तो हो ही जाता है। इससे पुअर होगा तो आप मान लीजिए कि आपको निकाले जाने की तैयारी हो रही है, और अगर आप अच्छे हैं तो आप 15, 20, 25% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई गेस दिस शुड सेटिस्फाई सम इनिशियल क्वेरीज। बाकी तो इसके अलावा जो आपको सिचुएशन पर, उस लोकेशन पर आपको ठीक लगता है, अगर वो एनआईटी है तो कुछ अलग किस्म की बातें हो सकती हैं, अगर वो आईआईटी है तो अलग किस्म की बातें हो सकती हैं, और अगर वो एक दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज है तो अलग किस्म की बातें हो सकती हैं। पर एक कॉमन टॉक प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में जो मुझे समझ में आई और जो नॉर्मली हमारी पीपीटी में नहीं दी जाती है, वो मैंने आपको बता दिया है। आपके पीपीटी में भी कुछ कंटेंट है जिसको आपको शुरुआत में जोड़ना चाहिए। कौन सा? टॉक अबाउट रेजोनेंस, क्योंकि वो आप सबके पास है। मैंने उसको रिपीट नहीं किया है, पर मेरा एक सजेशन है, स्लाइड दर स्लाइड एक बोरिंग शो चलाने की बजाय उसको फटाफट एम्फेटिकली बोलकर 1, 1.5, 2, 3 मिनट में समेट दीजिए, और उसके बाद उस मुद्दे पर आ जाइए जो आपकी ऑडियंस सुनना चाहती है। अगर आप ये कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी टॉक ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा एंगेजिंग और ज्यादा मोटिवेटिंग होगी। और ध्यान रखिएगा, जितनी बेहतरीन आपकी टॉक होगी उतना ही मोटिवेशन उन स्टूडेंट्स का होगा रेजोनेंस का टेस्ट लिखने के लिए या रेजोनेंस को ज्वाइन करने के लिए। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और, रिटन टेस्ट के बारे में एक बड़ा महत्वपूर्ण चेंज है जो मैं आपको एक बार लिखित में तो हम दे चुके हैं, वीडियो पर भी आपको बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको वहां अनाउंस भी कर दें प्री प्लेसमेंट टॉक में। लास्ट ईयर तक हमारे लास्ट ईयर तक हमारे जो रिटन टेस्ट थे, वो रिटन टेस्ट ऐसे थे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज पर बेस्ड थे। मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे आईआईटी के सिलेबस से, और बच्चों को पढ़कर आना होता था। और कई बार कैंपसेस में विशेष तौर पे जो थोड़े से अच्छे बच्चे हैं, जिनके पास ऑप्शंस उपलब्ध हैं, वो पढ़कर नहीं आते थे और इन टेस्टों में अच्छा नहीं करते थे, इसके बावजूद कि वो अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे। इस साल से जो 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स जहां पे प्लेसमेंट्स होंगे, ध्यान रखिएगा, नवंबर के प्लेसमेंट्स के लिए ये बात नहीं हो रही है, दिसंबर के बाद जो प्लेसमेंट होने हैं वहां की प्री प्लेसमेंट टॉक में आप ये पॉइंट जोड़ सकते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के, वो लॉजिक और लर्निंग कैपेसिटी टेस्ट करने वाले टेस्ट हैं, वो रूटीन नॉलेज टेस्ट करने वाले टेस्ट नहीं हैं। मतलब ये, हम ये अपेक्षा नहीं करते कि बच्चे कोई बहुत ज्यादा पढ़कर आए होंगे। अगर आपने केमिस्ट्री का टेस्ट देना है तो आप, या फिजिक्स का, मैथ्स का, जिसका भी देना है, आप देखोगे कि उसमें, उस टेस्ट पेपर में कुछ कॉम्प्रिहेंशंस हैं। कॉम्प्रिहेंशन में थ्योरी लिखी हुई है, आप उस थ्योरी को पढ़िए, उसमें वर्णन है उन चीजों का जो आगे पूछी जाएंगी। आप वो ब्रीफ थ्योरी पढ़िए, उस कॉन्सेप्ट को वहीं पर समझ लीजिए, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आगे पूछे जा रहे हैं जिनमें आप अप्लाई करके उसका उत्तर निकाल सकते हैं। बहुत बेसिक सिंपल फॉर्मूले जैसे F = ma, मतलब जो मोटे मोटे जो आने ही चाहिए, बहुत रूडिमेंट्री फॉर्मूले हैं, वो तो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट के चाहिएंगे, पर बहुत डीप नॉलेज की नहीं, रादर पढ़कर तुरंत समझ सकने की जो शक्ति है उसकी आवश्यकता होगी। तो रॉ ब्रेन को इस तरीके से हम ज्यादा अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे। पर एक बार फिर मैं याद दिलाता हूं, नवंबर 2015 में जो रिक्रूटमेंट्स होने हैं वहां पर ये बात आप मत कहिएगा। वहां पर केमिस्ट्री का पेपर ऐसा है जिसमें ये अप्लाई होगा, और शायद फिजिक्स में भी होगा, पर दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर मैथ्स। लेकिन दिसंबर 2015 या उसके बाद की जो पीपीटीज हैं उनमें ये चीज जरूर अप्लाई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ ग्रेट टॉकिंग टाइम। ऑल द बेस्ट।